दोस्तों 18 सितंबर 2024 के बाद से अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया और रेट कट के शुरू होने के बाद ज्यादातर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को यही आशा थी कि इक्विटी मार्केट्स में एक बहुत तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ इसके पूरा उल्टा, क्योंकि रेट कट के शुरू होने के बाद से हमें अभी तक निफ्टी में एक 11% का करेक्शन देखने को मिला है। और इसीलिए दोस्तों आज की तारीख में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि इस करेक्शन का क्या मतलब निकाला जाए, क्या ये करेक्शन पूरा हो चुका है और अगर नहीं हुआ है तो ये करेक्शन और कितने दिन चल सकता है। दोस्तों इन्हीं सवालों पे चर्चा करने के लिए आज से मैं हिंदी में एक ब्रांड न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, तो इस सीरीज को एंड टू एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंत तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट पैरामीटर्स के बारे में भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप खुद ये असेसमेंट कर सकेंगे कि ये ऑनगोइंग करेक्शन और कितने दिन चल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाय, मेरा नाम है इंद्रनील गुहा और मैं MetaCaps.ai नाम से एक पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म है उसका को फाउंडर हूँ। दोस्तों करीब एक साल से मैं यूट्यूब पे निफ्टी में आने वाले समय में किस तरह का ट्रेंड रहने की संभावना है इस पर वीडियोस बना रहा हूं। और दोस्तों मेरे वीडियोस का जो फोकस एरिया रहा है वो ये कि ग्लोबल लिक्विडिटी का निफ्टी पे क्या असर पड़ता है, स्पेशली यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व के पॉलिसीज का ग्लोबल लिक्विडिटी पे क्या असर पड़ता है और उस ग्लोबल लिक्विडिटी का हमारे देश के स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी पे क्या असर पड़ता है। ये मेरे वीडियोस का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है पिछले एक साल में। लेकिन दोस्तों ग्लोबल लिक्विडिटी का हमारे मार्केट्स पे क्या असर पड़ता है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मेरी पूरी कोशिश इसी बात पे होती है कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊं ताकि आप में से कोई अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो उसे भी ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने डे टू डे एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर सको और अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट से कन्वेंशनल एसआईपी की तुलना में बेहतर आउटकम्स अचीव कर सको। दोस्तों पिछले एक साल में मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है और सच पूछिए तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जिन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स इन टॉपिक्स में रुचि लेंगे और बहुत ज्यादा संख्या में मेरे वीडियोस को देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं गलत था। आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया और देखते ही देखते मेरा चैनल अब करीब करीब 24,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुका है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए मैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम रहेगा। दोस्तों पिछले एक साल में मैंने जितने वीडियोस बनाए वो सारे के सारे इंग्लिश में रहे हैं और एक कॉमन फीडबैक जो मुझे मेरे सारे वीडियोस के बाद सबसे ज्यादा संख्या में मिला है वो ये कि मुझे मेरे वीडियोस को हिंदी में भी बनाना चाहिए ताकि और ज्यादा लोग मेरे वीडियोस को देख सके और इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। तो दोस्तों उसी दिशा में ये वीडियो मेरी पहली कोशिश है। आज के बाद मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मेरे जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इंग्लिश वीडियोस है उनको मैं हिंदी में भी बनाऊं। और मेरी ईश्वर से और आप सब से यही कामना है कि आप लोगों ने मेरे इंग्लिश वीडियोस को जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार आप मेरे हिंदी वीडियोस को भी दे, ताकि मुझे हिंदी में भी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। और आज के वीडियो का टॉपिक एक ऐसे सवाल के ऊपर है जो कि आज की तारीख में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे ऊपर है, और वो ये कि आगे चल के निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों 2024 में हमें अभी तक निफ्टी में एक बहुत ही हैरत अंगेज करने वाला ट्रेंड देखने को मिला है। इस साल सितंबर के महीने तक निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी बनी रही। सितंबर के महीने में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ और वो ये कि यूएस में उनका जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व ने यूएस में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करना शुरू किया। कितने की कटौती करी? 18 सितंबर 2024 से फेडरल रिजर्व ने 0.5% का इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन किया। इंटरेस्ट रेट जब भी घटाया जाता है इसको स्टॉक मार्केट्स के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने से कंपनीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जब भी कम होता है इससे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है और इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स का कम होना हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। और इसीलिए जैसे ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया 18 सितंबर 2024 को, वैसे ही दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स में जो तेजी चल रही थी उसमें और ज्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिला। हमारे देश में निफ्टी में भी जो रैली चल रही थी उसमें भी एक एक्सेलरेशन आया
और 26 सितंबर 2024 तक निफ्टी एक न्यू ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया जो कि था 26,216 पॉइंट्स। लेकिन सितंबर 2024 के बाद से हम ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा करेक्शन भी आया है। सितंबर 2024 के बाद से निफ्टी में अभी तक हम करीब करीब 2,900 पॉइंट्स का करेक्शन देख चुके हैं। 2,900 पॉइंट्स का करेक्शन का मतलब बनता है निफ्टी में अभी तक करीब करीब 11% का करेक्शन आ चुका है। और इतने बड़े करेक्शन के बाद हाल के हफ्तों में हम निफ्टी में एक बॉटम बनता हुआ भी देख सकते हैं। 21 नवंबर को निफ्टी ने एक बॉटम बनाया और ये बॉटम था 23,350 पॉइंट्स का, और उसके बाद से निफ्टी में करीब करीब 1200 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। और इसका मतलब ये बैठता है कि सितंबर के बाद से निफ्टी में जो करीब 2900 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था, उस करेक्शन का ऑलमोस्ट 42% निफ्टी ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। और पिछले 2 महीने में निफ्टी में हमें जितनी उठापटक देखने को मिली है, उसके बाद सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में यही सवाल है कि आगे चल के निफ्टी में क्या होने वाला है। क्या हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी में जितना करेक्शन होना था वो हो चुका है और अब जो ये रिबाउंड शुरू हो चुका है वो रिबाउंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, या कि ये करेक्शन पूरा होना बाकी है और आगे चल के हमें निफ्टी में और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसी टॉपिक पे मैंने पिछले 1 महीने के दौरान एक 3 पार्ट सीरीज रिकॉर्ड किया है जो कि इंग्लिश में था, और ये 3 पार्ट सीरीज मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं अब ये 3 पार्ट सीरीज हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी में मैं जो ये 3 पार्ट सीरीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो इंग्लिश के 3 पार्ट सीरीज का सिर्फ एक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है। इंडियन मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं उन सारे नए डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको इस हिंदी के 3 पार्ट सीरीज में एक अपडेट दूंगा। और इसीलिए अगर आपने मेरा इंग्लिश में 3 पार्ट सीरीज देखा है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी का ये 3 पार्ट सीरीज जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को मेरा जो अब तक का मार्केट आउटलुक रहा है, जो कि मैं अपने इंग्लिश वीडियोस में करीब करीब पिछले 1 साल से रिपीट किए जा रहा हूं, वो मार्केट आउटलुक पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी मेरा इंग्लिश में वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा कि एक बहुत लंबे समय से मेरा ये मानना रहा है कि यूएस में जैसे ही फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स घटाना शुरू करेगा, उसके बाद मेरा मानना ये रहा है कि निफ्टी में रैली में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, और जैसे जैसे फेड रेट कट्स जारी रखेगा वैसे वैसे निफ्टी के रैली में तेजी और बढ़ेगी। एट द सेम टाइम मैंने ये भी बार बार कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो रैली है ये बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा। इनफैक्ट मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि सूनर रादर देन लेटर यूएस में हमें एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला जाएगा, और जैसे ही यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला जाएगा, उस पॉइंट पे आके हमें इक्विटी मार्केट्स में जो रैली चल रही है उसमें एक अंत आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जैसे ही यूएस में रिसेशन शुरू होगा, उसके बाद दुनिया भर के मार्केट्स में एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग हियर इन इंडिया। मेरा मानना ये रहा है कि यूएस रिसेशन के शुरू होते ही निफ्टी में और दुनिया भर के मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। और दोस्तों, यूएस इकोनॉमी के रिसेशन में जाने के साथ ऐसे किसी भी क्रैश से आप खुद को बचा सके, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। और ये वीडियो मैंने आज से 8 महीने पहले अप्रैल 2024 में ही बनाया था। ये वीडियो इंग्लिश में है और मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप में से जो भी इंग्लिश में वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उन सब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप ये वीडियो जाके जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको 3 कंडीशंस दिए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी बड़ा मार्केट क्रैश होने से पहले ये जरूरी है कि ये तीनों कंडीशंस पूरी तरह से फुलफिल हो जाने चाहिए। और ये 3 कंडीशंस क्या है? पहले इसमें से पहला कंडीशन है कि फेड द्वारा फेड फंड्स रेट को घटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। यह है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यील्ड कर्व जो कि नवंबर 2022 के बाद से इन्वर्टेड है, ये यील्ड कर्व अनइन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जब मैं यील्ड कर्व की बात करता हूं, द स्पेसिफिक यील्ड कर्व जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है 3 मंथ 10 ईयर यील्ड कर्व। और तीसरा कंडीशन है कि फेड का जो रिवर्स रिपो फैसिलिटी है, आरआरपी फैसिलिटी है, इसका बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, क्विकली देख लेते हैं कि इन 3 कंडीशंस का करंटली स्टेटस क्या है। इन 3 कंडीशंस में जो पहला कंडीशन है
वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 18 सितंबर 2024 के बाद से फेड ने इस बिजनेस साइकिल में फेड फंड्स रेट घटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दोस्तों, ये वीडियो मैं 13 दिसंबर 2024 को शूट कर रहा हूं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आज ही की तारीख में ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको यील्ड कर्व के बारे में नहीं पता है तो मत घबराइए, मैं बहुत ही जल्द आपको यील्ड कर्व और यील्ड कर्व का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो देने जा रहा हूं। और जो तीसरा कंडीशन है, रिवर्स रिपो का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए, यही एक अकेला कंडीशन है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन ये कंडीशन भी फुलफिल होने के बहुत ही करीब है। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है उसके बाद मैं इसके ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। दोस्तों, ये 3 कंडीशंस मैंने आपको आज नहीं दिए, ये 3 कंडीशंस मैंने आपको आज से 8 महीने पहले दिया था। और शायद आज आपको इन 3 कंडीशंस के पावर के बारे में पता चल रहा होगा, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इन 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं और तीसरा कंडीशन फुलफिल होने के कगार पे है। और ऐसी सूरत में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये कंडीशंस फुलफिल होते जा रहे हैं वैसे वैसे निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी क्रैश बहुत बाद की बात है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्रैश होने से पहले मेरा ये मानना है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट काटना शुरू करेगा, उसके बाद हमें पहले निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मेरे इसी मार्केट आउटलुक के मद्देनजर आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया है, ये याद दिलाया है कि मार्केट में एक्चुअली जो हो रहा है फेडरल रिजर्व के रेट कट शुरू होने के बाद से, वो मेरे मार्केट आउटलुक से काफी अलग है। और वाकई में हम देख सकते हैं कि 18 सितंबर को जब से फेडरल रिजर्व ने यूएस में इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया है, उसके बाद हमें निफ्टी के रैली में एक एक्सेलरेशन देखने को तो मिला है, लेकिन ये एक्सेलरेशन सिर्फ 8 दिन तक चला। 18 सितंबर को फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स काटना शुरू किया और ये उसके बाद जो रैली में एक एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन सिर्फ 26 सितंबर 2024 तक चला और इस दौरान निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। लेकिन 26 सितंबर 2024 के बाद से हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक 11% का करेक्शन आ चुका है। दोस्तों, इसका क्या मतलब निकाले कि क्या इसका ये मतलब है कि जो मेरा मार्केट आउटलुक रहा है, जो मैं पिछले करीब करीब 1 साल से अपने सारे वीडियोस में बार बार रिपीट किए जा रहा हूं, ये मार्केट आउटलुक गलत है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये वाकई में बहुत ताज्जुब करने वाली बात होगी, क्योंकि मेरा जो मार्केट आउटलुक है उसकी बुनियाद ये है कि पिछले 20 से 25 साल में करीब करीब हर बिजनेस साइकिल में, जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के समझाऊंगा, हर बिजनेस साइकिल में निफ्टी का यही ट्रेंड रहा है। या कि ये भी संभव है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाने के बाद से निफ्टी में हमें जो करेक्शन देखने को मिला है, ये करेक्शन भी निफ्टी के इससे पहले के बिजनेस साइकिल्स में निफ्टी का जो ट्रेंड रहा है उन्हीं ट्रेंड्स के अनुरूप है। इस करेक्शन में कुछ भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है। क्या यह भी संभव है? दोस्तों, ये समझने के लिए हमें निफ्टी के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले के बिजनेस साइकिल्स में निफ्टी का ट्रेंड क्या रहा है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि फेडरल रिजर्व क्या है और फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स घटाए या बढ़ाए जाने पे निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए इस बात को समझने से शुरुआत करते हैं कि फेडरल रिजर्व, या शॉर्ट में जिसे फेड भी बुलाया जाता है, ये फेड क्या है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। दोस्तों, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? वेल, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो हमारे देश में जो काम आरबीआई करती है वही काम यूएसए में फेडरल रिजर्व करता है। और किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये कि उस देश का जो इंटरेस्ट रेट का लेवल होगा, उस इंटरेस्ट रेट के लेवल को सेंट्रल बैंक सेट करता है। हमारे देश में ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, यूएसए में ये काम फेडरल रिजर्व करता है। फेडरल रिजर्व यूएस अर्थव्यवस्था के लिए इंटरेस्ट रेट का लेवल सेट करता है। और फेड इंटरेस्ट रेट्स का लेवल कैसे तय करता है? वेल, फेड इंटरेस्ट रेट्स का लेवल तय करता है फेड फंड्स रेट के द्वारा। फेडरल रिजर्व का जो बोर्ड है वो साल में 8 बार मीटिंग करता है और इन 8 मीटिंग के दौरान फेडरल रिजर्व का बोर्ड ये तय करता है कि फेड फंड्स रेट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए या सेम रखा जाए। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 20 साल में फेड फंड्स रेट किस तरह ऊपर या नीचे गया है और फेड फंड्स रेट के बढ़ाने या घटाने से यूएस इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। वेल, आप इस चीज को इस तरह समझिए कि जब भी फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है तो वैसे समय में यूएस में जितने बैंक्स है
उन सारे बैंक्स को अपने सारे लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ता है। तो जब भी फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है तो वैसे समय में बैंक्स को अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ता है। और वैसे ही जब फेड फंड्स रेट घटा रहा होता है तो वैसे समय पे सारे यूएस में जितने बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स को अपने सारे लोन्स पे इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ता है। तो ऐसे समय पे अब बैंक्स अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स घटाने लगते हैं। तो इसी तरह फेड फंड्स रेट के द्वारा यूएस इकोनॉमी में जितने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है फेड फंड्स रेट को बढ़ा के या घटा के। अब चलिए समझते हैं कि कैसी परिस्थितियों में फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है और कैसी परिस्थितियों में फेड फंड्स रेट घटा रहा होता है। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2004 के बाद से 2006 तक फेड ने कंटिन्यूअसली फेड फंड्स रेट का लेवल बढ़ाया था। ऐसा क्यों हुआ? वेल, इसका कारण यह है कि 2001 में यूएस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली, एक रिसेशन देखने को मिला। और इस रिसेशन के चलते ऑलमोस्ट 2003 तक यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल रहा, एक मंदी का माहौल रहा। लेकिन इस मंदी के माहौल के बाद 2004 के बाद से हमें यूएस इकोनॉमी में एक रिकवरी होता हुआ दिखा। और जब मंदी के बाद रिकवरी होना शुरू होता है इकोनॉमी में तो पहला चीज ये होता है कि मंदी के समय, रिसेशन के समय जिन लोगों का जॉब चला गया, जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, उन लोगों को अपनी नौकरी वापस मिलने लग जाती है। और जैसे जैसे लोगों को अपनी नौकरी वापस मिलने लग जाती है वैसे वैसे इकोनॉमी में चीजों का डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ने लग जाता है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे लोगों को अपनी नौकरी वापस मिलती है वैसे वैसे डिमांड तो बढ़ने लगा, लेकिन चीजों की जो सप्लाई है वो ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती है। फैक्ट्रीज में जो चीजें बन रही है, फैक्ट्रीज की कैपेसिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगर डिमांड बहुत अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाए और सप्लाई उसके साथ कीप अप ना कर सके तो ये भी रिस्क रहता है कि इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए जरूरी है कि एक बड़ी मंदी के बाद जब एक इकोनॉमिक रिकवरी शुरू होती है, ये ज़रूरी हो जाता है कि सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही वो एक जरिया है जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक्स ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से ना बढ़ने लगे और इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन ना आते हुए दिखे। और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि 2004 के बाद से फेडरल रिजर्व ने कंटिन्यूअसली फेड फंड्स रेट का लेवल बढ़ाया, क्योंकि फेड फंड्स रेट के लेवल को बढ़ाने का असर ये हुआ कि यूएस में जितने बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स को अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इससे फेडरल रिजर्व को डिमांड पे कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। लेकिन दोस्तों फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट को बढ़ाए जाने का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि जैसे जैसे फेड फंड्स रेट बढ़ाता है वैसे वैसे बैंक्स को भी अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ता है। और इसके चलते कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को जो हर महीने ईएमआई भरना पड़ता है बैंक्स को, उस ईएमआई में एक वृद्धि आती है। और अगर ईएमआई कंटिन्यूअसली इसी तरह बढ़ते रहे तो एक समय ऐसा आता है जहां पे डिमांड में एक स्लोडाउन आना शुरू हो जाता है। और यही हुआ जून 2006 तक आते आते। हम देख सकते हैं कि जून 2004 के बाद से फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट बढ़ाना शुरू किया। जून 2004 में फेड फंड्स रेट का लेवल था करीब 1% और जून 2006 तक आते आते फेड फंड्स रेट का लेवल बढ़ के हो गया करीब 5.25%। ये करीब 4.25% पॉइंट्स की बढ़ोतरी थी। ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। और इसके चलते जैसे जैसे फेड फंड्स रेट बढ़ा वैसे वैसे बैंक्स को भी अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को अपने लोन्स पे जो ईएमआई भरना पड़ता है वो ईएमआई में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई। और जून 2006 तक आते आते फेड को दिखना शुरू हो गया कि यूएस इकोनॉमी में डिमांड में एक स्लोडाउन आना शुरू हो गया है। और जैसे ही फेड को एक डिमांड में स्लोडाउन दिखने लगता है वैसे ही फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना बंद कर देता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जून 2006 के बाद अगले एक साल में फेड ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, इनफैक्ट फेड ने इंटरेस्ट रेट के लेवल को सेम रखा। दोस्तों इस पूरी चीज को एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यूएस इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जहाज है, एक तरह से एक सुपर टैंकर है और फेडरल रिजर्व उस जहाज का कैप्टन है।
और फेड फंड्स रेट उस जहाज को धीरे करने का एक तरह से एक ब्रेक है। और जब भी फेडरल रिजर्व फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है तो एक तरह से फेडरल रिजर्व यूएस इकोनॉमी पे एक तरह से ब्रेक कस रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यूएस इकोनॉमी एक इतना बड़ा जहाज है कि उस पे अगर आप आज ब्रेक कसिएगा तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुरंत रुक जाए। यूएस इकोनॉमी इंस्टेड इतना बड़ा जहाज है जिस पर अगर आप आज ब्रेक कसिएगा तो उसका इफेक्ट आपको आज से 1.5 से 2 साल बाद देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि फेडरल रिजर्व ने जून 2004 के बाद से फेड फंड्स रेट बढ़ाना शुरू किया। इफेक्टिवली जून 2004 के बाद से फेडरल रिजर्व ने यूएस इकोनॉमी पे ब्रेक कसना शुरू किया। लेकिन इसका इफेक्ट हमें फाइनली जाके दिखा कब? इसका इफेक्ट हमें 2 साल बाद जून 2006 तक आते आते दिखा। जून 2006 तक आते आते हमें देखने को मिला कि यूएस इकोनॉमी में फाइनली एक डिमांड स्लोडाउन आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जून 2006 तक आते आते जब फेड को इकोनॉमिक डेटा में दिखने लगता है कि अब डिमांड कंडीशंस में एक स्लोडाउन आ रहा है और उसके चलते फेड फंड्स रेट बढ़ाना बंद कर देता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेड ब्रेक पर से अपना पैर हटा लेता है, इसका इकोनॉमी पर इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जून 2004 में फेड ने फेड फंड्स रेट बढ़ाना शुरू किया था, ब्रेक पर अपना पैर कसना शुरू किया था। उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे दिखने में 2 साल लग गया। जून 2006 तक आते आते एक डिमांड स्लोडाउन दिखने लगा। उसी तरह जून 2006 में जब फेड ब्रेक पर से अपना पैर हटाएगा उसका इफेक्ट दिखने में और 1.5 से 2 साल लगेगा। इन रियलिटी होता यह है कि जून 2006 तक आते आते जब फेड को दिखने लगता है कि डिमांड में एक स्लोडाउन आ रहा है, तब तक एक्चुअली डिमांड डिस्ट्रक्शन इकोनॉमी में इतने एडवांस स्टेज तक जा चुका होता है कि फेड का फेड फंड्स रेट को और ना बढ़ाना काफी नहीं होता है, ब्रेक पर से अपना पैर हटा लेना काफी नहीं होता है। देखा यह गया है कि यूजुअली फेड फंड्स रेट बढ़ाना जब फेड बंद कर देता है उसके बाद भी डिमांड डिस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड स्लोडाउन जैसा था वैसा ही कंटिन्यू रहता है। और इनफैक्ट थोड़े समय बाद फेड को यह क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमी को अगर फेड को सपोर्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट को और ना बढ़ाना काफी नहीं है, इंटरेस्ट रेट को इनफैक्ट अब धीरे धीरे घटाना पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं सितंबर 2007 के बाद वही हुआ। सितंबर 2007 के बाद फेड ने फेड फंड्स रेट धीरे धीरे कम करना शुरू किया, जिससे कि बैंक्स को अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो कम करने में सहायता मिले और इससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को हर महीने जो ईएमआई अदा करना पड़ता है वो कम हो सके। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि जब तक फेड को इकोनॉमिक डेटा में दिखने लगता है कि अब इकोनॉमी में जो डिमांड स्लोडाउन है वो इतना सीवियर हो गया है कि अब इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे घटाना पड़ेगा और इसके मद्देनजर फेड धीरे धीरे फेड फंड्स रेट घटाना शुरू कर देता है। यूजुअली इस स्टेज तक आते आते बहुत देर हो चुकी होती है और इस स्टेज तक आते आते अब इंटरेस्ट रेट घटाना भी काफी नहीं होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टेज तक आते आते फेड ने जो 2004 से 2006 के बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, फेड फंड्स रेट को फेड 1% से बढ़ाकर 5.25% तक फेड लेके गया था। इतने बड़े इंटरेस्ट रेट का जो इंक्रीज था, इसका पूरा जो इफेक्ट है इकोनॉमी पे, जो इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, ये पूरा एडवर्स इंपैक्ट सितंबर 2007 तक आते आते ये पूरा इंपैक्ट क्लियरली दिखने लग जाता है। होता ये है कि इस स्टेज तक आते आते इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चलते होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे ईएमआईज अब इतने बढ़ चुके होते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में कंज्यूमर्स और बिजनेसेस अपने होम लोन्स, कार लोन्स और बिजनेस लोन्स पे डिफॉल्ट करने लग जाते हैं। और देखा यह गया है कि जब भी बहुत ज्यादा संख्या में कंज्यूमर्स और बिजनेसेस अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करने लग जाते हैं, जब भी बैंक्रप्सीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, उस स्टेज पे आके इकोनॉमी फाइनली एक रिसेशन में चली जाती है, एक मंदी की हालत में चली जाती है। और एग्जैक्टली यही हुआ सितंबर 2007 के बाद भी। सितंबर 2007 के बाद से फेड ने धीरे धीरे फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया, लेकिन फेड फंड्स रेट घटाने के बावजूद भी इस स्टेज तक आते आते डिमांड कंडीशंस का स्लोडाउन इतना सीवियर हो चुका था और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस अपने लोन्स पे इतने ज्यादा संख्या में डिफॉल्ट करने लग गए थे कि फाइनली जनवरी 2008 तक आते आते फाइनली यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन में चली गई, एक मंदी के हालत में चली गई।
और रिसेशन के समय होता क्या है, रिसेशन के समय कंज्यूमर्स और बिजनेसेस बहुत ज्यादा संख्या में अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करने लग जाते हैं। और कंपनीज के केस में स्पेशली जब एक कंपनी अपने लोन पे डिफॉल्ट करती है तो उस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस कंपनी के एसेट्स को, उस कंपनी को जिस बैंक ने लोन दिया है वो एसेट्स उस बैंक के पास चले जाते हैं और वो बैंक उन एसेट्स को बेच के अपना लोन की रकम रिकवर करती है। बट इन द प्रोसेस जब कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जाता है, वो कंपनी लाजमी है कि वो कंपनी बंद हो जाती है और उस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनकी नौकरी चली जाती है। तो इसीलिए जब भी रिसेशन आता है तो डिफॉल्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं और इसके चलते बहुत ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाती है और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रिसेशन के चलते जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग जाता है तो इसके चलते इकोनॉमिक कंडीशंस बद से और बदतर होने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि जब किसी की जब नौकरी चले जाती है तो वो अपने बेयर एसेंशियल्स जो खर्चे हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन बेयर एसेंशियल्स खर्चों को छोड़ के वो अपने सारे खर्चे बंद कर देता है। जिस आदमी की नौकरी चली गई है वो मोस्ट प्रोबेबली जाके मॉल्स में जाके बेफिजूल के खर्चे नहीं करेगा, वो जाके वीकेंड्स में शायद रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाएगा। और जब आप अपने ये खर्चे कम कर देते हैं तो होता यह है कि एक मॉडर्न इकोनॉमी में एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी का इनकम होता है। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाना बंद कर देते हैं तो रेस्टोरेंट वाले के लिए अपना रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल हो जाता है। जब आप मॉल्स में जाके मॉल्स के दुकानों पे खर्चा करना बंद कर देते हैं तो मॉल्स के दुकानदारों को अपना दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। और इसके चलते होता यह है कि राउंड 2 में ये रेस्टोरेंट्स और मॉल्स के जो दुकान है वो बंद होने लग जाते हैं और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां जाने लग जाती है। और इसके चलते अब जो ये रिसेशन का साइकिल है अब ये और बड़े स्केल में फिर से चलने लगता है। और इसीलिए जब रिसेशन शुरू होता है और इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है तो ये एक तरह से आप कहिए कि एक सेल्फ फीडिंग लूप बन जाता है और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता है और रिसेशन का स्केल और बढ़ने लगता है और इससे इकोनॉमिक बदहाली और ज्यादा बढ़ने लगती है। और ऐसी सूरत में फेडरल रिजर्व के पास बस एक ही ऑप्शन बचा होता है कि ऐसी सूरत में फेड को इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फेड फंड्स रेट को और तेजी से घटाना पड़ता है। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही रिसेशन आया उसके बाद फेडरल रिजर्व ने बहुत तेजी से फेड फंड रेट को घटाया और 2008 के अंत तक आते आते फेड फंड्स रेट प्रैक्टिकली 0 पे आ चुका था। और रिसेशन के समय फेड को इंटरेस्ट रेट इतना एग्रेसिवली क्यों घटाना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही रिसेशन के समय फेड के पास एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि फेड इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। जब फेड फंड्स रेट घटाता है रिसेशन के समय तो इससे बैंक्स को अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो घटाने में सहायता मिलती है। और जब लोन्स पे इंटरेस्ट रेट घटता है तो इससे जो लोग घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एक लोन लेके, उनको आसानी होती है लोन लेने में। और जब लोग एक घर खरीदने के लिए एक होम लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए एक कार लोन लेते हैं या एक बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन लेते हैं तो इसी से धीरे धीरे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इसी से फाइनली इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर आने में सहायता मिलती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि रिसेशन के शुरू होने के बाद फेड ने फेड फंड्स रेट को बहुत एग्रेसिवली घटाया और बहुत जल्दी फेड फंड्स रेट 0 पे आ गया। इतना ही नहीं, फेड ने फेड फंड्स रेट को 0 पे करीब करीब दिसंबर 2015 तक रखा। और इतने लंबे समय तक फेड फंड्स रेट जब इतने कम लेवल पे रहता है तो इससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और धीरे धीरे जनवरी 2016 के बाद से हमें देखने को मिला कि इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक रिकवरी आना शुरू हुआ। और जैसे ही इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक रिकवरी आना शुरू हुआ तो हम देख सकते हैं कि जनवरी 2016 के बाद से फेड ने धीरे धीरे फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया और ये इंटरेस्ट रेट फेड ने दिसंबर 2018 तक बढ़ाया। और इसके बाद फिर से हमें एक बहुत ही सिमिलर सा साइकिल देखने को मिला। दिसंबर 2018 के आते आते फेड को फिर से इकोनॉमी में एक स्लोडाउन की हालत बनते हुए दिखी, जिसके चलते फेड ने इंटरेस्ट रेट, फेड फंड्स रेट बढ़ाना बंद कर दिया। और फाइनली अगस्त 2019 के बाद से हम देख सकते हैं कि फेड ने एक्चुअली फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया। और फिर से एक बार हम देख सकते हैं कि जैसे ही फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया उसके कुछ समय बाद ही कोविड महामारी शुरू हुई और उसके चलते इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी फिर से एक बार रिसेशन में चली गई। और जैसे ही कोविड रिसेशन शुरू हुआ उसके चलते फेड को बहुत तेजी से फिर से एक बार फेड फंड्स रेट घटाना पड़ा और बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि फेड फंड्स रेट फिर से 0 पे आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 20 साल में यूएस इकोनॉमी कितने बार रिसेशन आया है, ये चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं? हम ये चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
तीसरी बार इस सदी में, फॉर द थर्ड टाइम इन दिस सेंचुरी, फेड ने फिर से एक बार सितंबर 2024 के बाद से फेड फंड्स रेट घटाना फिर से शुरू कर दिया है। और इसका असर क्या होने वाला है, कोई गारंटी देके तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले बिजनेस साइकिल्स में जो ट्रेंड देखा गया है वही ट्रेंड अगर फिर से रिपीट होता है तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आने वाले समय में यूएस में फिर से एक रिसेशन, एक मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हमें समझ में आ गया कि यूएस में रिसेशन कैसे आता है और उस रिसेशन के मद्देनजर फेड को फेड फंड्स रेट कैसे कैसे बढ़ाना और घटाना पड़ता है, तो चलिए अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है, स्पेशली हमारे देश के स्टॉक मार्केट निफ्टी पे क्या असर पड़ता है। तो ये हो गया आपका फेड फंड्स रेट, और इसी चार्ट में अब हम ऐड कर देते हैं निफ्टी का चार्ट। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये है निफ्टी का चार्ट, और फेड फंड्स रेट और निफ्टी का चार्ट जब हम दोनों एक साथ देखते हैं तब हमें फेड फंड्स रेट का निफ्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है वो समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, जून 2004 के बाद से फेड ने फेड फंड्स रेट बढ़ाना शुरू किया, और फेड जून 2006 तक फेड फंड्स रेट बढ़ाता रहा, और फाइनली सितंबर 2007 के बाद से फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया। और इस 3 साल के दौरान हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी आई। दोस्तों ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से उल्टा है, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। बहुत लोगों को लगता है कि जब फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के लिए एक इनफैक्ट नेगेटिव फैक्टर होता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। फेड फंड्स रेट का बढ़ना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे इस समय एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिकवरी आ रही होती है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा होता है, और इकोनॉमिक रिकवरी के दौरान ये ज़रूरी हो जाता है कि डिमांड बहुत तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से ना बढ़े और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसीलिए ऐसे समय पे फेड फंड्स रेट धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। बट ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि फेड जब फेड फंड्स रेट बढ़ा रहा होता है उस समय अंडरलाइंग इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिकवरी आ रही होती है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा होता है, और अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। इसीलिए यूजुअली देखा यह गया है कि जब फेड फंड्स रेट बढ़ रहा होता है वैसे समय में स्टॉक मार्केट यूजुअली अच्छा करता है, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी देखी जाती है। इन दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कि सितंबर 2007 के बाद जब फेड फंड्स रेट घटाना शुरू करता है, उसके बाद जो निफ्टी में रैली चालू था उस रैली में और ज्यादा तेजी आती है, और ये रैली अगले 4 महीने तक जारी रहती है, जनवरी 2008 तक। सितंबर 2007 से जनवरी 2008 के बीच में इस 4 महीने के दौरान हम देख सकते हैं कि निफ्टी में हमें 38% का रैली देखने को मिला। सिर्फ 4 महीने में 38% का रैली। इन दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक बार फेड जब फेड फंड्स रेट काटना शुरू कर देता है उसके बाद अचानक निफ्टी में जो ऑलरेडी एक तेजी का माहौल था उस तेजी में और ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों आ जाता है, इतने कम समय में इतनी बड़ी रैली क्यों आ जाती है। तो दोस्तों होता यह है कि जैसे ही फेड फंड्स रेट घटाना शुरू कर देता है वैसे ही तुरंत स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में ये आशा जागती है कि अब चूंकि फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू कर दिया है, अब इसके चलते बैंक्स अपने होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, बिजनेस लोन्स पे इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको समझाया, जब बैंक्स अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू करते हैं तो जो कंपनीज ने बिजनेस लोन ले रखा है उन लोन्स पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कंपनीज का, वो इंटरेस्ट बर्डन कम होने लगता है। तो कंपनीज का जब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है तो इससे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है, और कंपनीज का प्रॉफिट जब बढ़ता है तो ये उन कंपनीज के स्टॉक्स के लिए ऑलवेज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे इन कंपनीज के स्टॉक्स को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है, और इसीलिए यूजुअली देखा गया है कि जब भी फेड फंड्स रेट घटाना शुरू करता है इसको स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वो हमेशा एक कंपनीज के स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह इंटरप्रेट करते हैं, और इसके चलते जैसे ही रेट कट शुरू होता है उसके बाद स्टॉक मार्केट में यूजुअली एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। और यही हुआ सितंबर 2007 के बाद भी। जैसे ही फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया तुरंत हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी आई, और सिर्फ 4 महीने के दौरान निफ्टी में एक 38% का रैली हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट घटाए जाने से स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, ये एकदम गलत इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जब तक फेड को फेड फंड्स रेट घटाने की नौबत आती है
असलियत में होता ये है कि उस समय तक हाई इंटरेस्ट रेट्स के चलते इकोनॉमी में जो डिमांड कंडीशंस में स्लो डाउन है वो इतना सीवियर हो चुका होता है कि फेड को इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फेड फंड्स रेट घटाना छोड़ के फेड के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है उस समय, और इसीलिए उस स्टेज तक आते आते फेड फंड्स रेट घटाना शुरू करता है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट घटाए जाने की जब तक नौबत आती है तब तक इकोनॉमी में डिमांड कंडीशंस में जो स्लो डाउन है वो इतना सीवियर हो चुका होता है कि फेड के द्वारा फेड फंड्स रेट घटाए जाने के बावजूद भी कुछ महीने के अंदर ही यूएस इकोनॉमी फिर भी एक रिसेशन में चली जाती है, एक मंदी में चली जाती है। और यही हुआ सितंबर 2007 के बाद भी। सितंबर 2007 के बाद जैसे ही फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया उसके कुछ समय बाद ही, उसके बस 4 महीने के अंदर जनवरी 2008 के बाद से हम देख सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन में चली गई। और दोस्तों जब रिसेशन शुरू होता है तब जाके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को यह समझ में आता है कि ये स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि रिसेशन एक ऐसा समय होता है जब कंपनीज एक के बाद एक बंद होना शुरू करती है, एक के बाद एक अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक उनके एसेट्स को बैंक्स रिपोजेस करके उनको नीलाम करके अपने लोन्स के अमाउंट की रिकवरी करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तब हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत बड़ी मंदी आती है, स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत बड़ा क्रैश का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यही हुआ जनवरी 2008 के बाद भी। जनवरी 2008 के बाद जैसे ही यूएस में एक रिसेशन आया उसके बाद दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। हमारे देश में जो निफ्टी है उसमें एक 60% का क्रैश देखने को मिला जनवरी से अक्टूबर 2008 के बीच में। ये जो 60% का क्रैश है वो अभी तक निफ्टी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं फिर से रिपीट होता हुआ अगले बिजनेस साइकिल में। हम देख सकते हैं कि अगस्त 2019 के बाद से फेड ने फिर से फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया, और जैसे ही फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया हम देख सकते हैं कि निफ्टी में फिर से एक तेजी का माहौल बना, और ये तेजी अगले 5 महीने तक चली, जनवरी 2020 तक चली, और इस दौरान निफ्टी में हमें 13% की रैली देखने को मिली। अब आप कह सकते हैं कि इस बार जो हमें 13% की रैली देखने को मिली ये 2007 के 38% रैली की तुलना में बहुत ही छोटा रैली था। इन दोस्तों हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जनवरी 2020 में कोविड आ गया, और कोविड के चलते ये जो रैली का माहौल बन रहा था निफ्टी में वो उसमें एब्रप्टली एक विराम लग गया। मेरा स्ट्रांगली मानना यह है कि अगर कोविड नहीं आता तो 2019 में जो हमें निफ्टी में रैली देखने को मिला था ये भी 2007 के 38% रैली के कंपैरेबल ही जाके बनता, लेकिन एकदम से कोविड आ गया जनवरी 2020 में और उसके चलते इस रैली में एकदम एब्रप्टली एक विराम लग गया। और जैसा कि हम जानते हैं जनवरी 2020 में कोविड आने के चलते यूएस में एक रिसेशन आया, और जैसे ही यूएस में एक रिसेशन आया हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्रैश आया। इंडिया में भी हम निफ्टी में हमें एक 38% का क्रैश देखने को मिला। और दोस्तों इन सब चीज़ों को इस स्टेज में आके अच्छे से समझना और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस सदी में तीसरी बार फॉर द थर्ड टाइम इन दिस सेंचुरी फेड ने फिर से एक बार 18 सितंबर 2024 के बाद से फेड फंड्स रेट घटाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मैं पिछले करीब 1 साल से अपने व्यूअर्स को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं कि फेड फंड्स रेट घटाना शुरू करेगा। उसके बाद इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हमें शुरू में तो निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली का माहौल बनता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके ये भी इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उसके कुछ महीनों के बाद ही शायद यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन में चला जाए, और एक बार जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला जाएगा तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि रैली के माहौल को हम एक क्रैश के माहौल में परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में हमने देखा कि फेडरल रिजर्व जब भी फेड फंड्स रेट घटाता है तो उसके बाद निफ्टी का हिस्टोरिकली ट्रेंड क्या रहा है। हमने देखा कि फेडरल रिजर्व द्वारा जब भी फेड फंड्स रेट घटाया जाता है उसके बाद यूजुअली कुछ समय तक निफ्टी में तेजी का माहौल रहता है, लेकिन कुछ समय बाद देखा यह जाता है कि यूजुअली यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला जाता है, और यूएस इकोनॉमी के रिसेशन में जाते ही निफ्टी में भी एक बड़ा क्रैश होता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल जिसका जवाब मैंने आपको अभी तक इस एपिसोड में नहीं दिया है वो ये कि इस साल सितंबर के बाद से फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस बिजनेस साइकिल में अभी तक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट सितंबर में जब से फेड ने फेड फंड्स रेट घटाना शुरू किया है उसके बाद से हमें निफ्टी में एक 11% का करेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
और दूसरा सवाल ये कि क्या ये करेक्शन अब पूरा हो चुका है, और अगर नहीं पूरा हुआ है तो ये करेक्शन और कितने दिन तक चल सकता है। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में दूंगा। और दोस्तों इस सीरीज के पार्ट 2 में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट इंडिकेटर के बारे में भी बताऊंगा। इस इंडिकेटर का नाम है मूव इंडेक्स। और जब आप मूव इंडेक्स के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे तब आप बहुत हद तक इस बारे में भी एक अच्छा असेसमेंट कर सकेंगे कि अभी जो मार्केट में करेक्शन का माहौल दिख रहा है, ये करेक्शन का माहौल और कितने दिन तक रह सकता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि निफ्टी के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो जानकारी आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों हिंदी में ये मेरा पहला वीडियो है, तो कमेंट्स में मुझे जरूर ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।